लास्ट क्लास में हमने बात करी है नेचुरल सिलेक्शन कुछ थ्योरीज, जिसमें एक्वायर्ड जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से इनहेरिटेंस होते हैं या एक जो जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन में किस प्रकार से जा रहे हैं। यानी कि हमने ये बात करी थी कि नई जो स्पीसीज बन रही है उस स्पीसीज में नए नए लक्षण किस प्रकार से ऐड होते हैं और उनकी सीक्वेंस क्या थी। जैसे न्यू नीड्स की बात हमने करी थी ले बाद में, और उसके बाद में यूज डिसयूज, आगे फिर वो जनरेशन में जा रही है और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और जहाँ से क्वेश्चन आता है उसकी भी हमने बात कर ली। उससे रिलेटेड कुछ और जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी भी हमने बात करी। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं म्यूटेशन। देखो स्टूडेंट, म्यूटेशन होता क्या है इसकी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो म्यूटेशन है उस म्यूटेशन होने का क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो म्यूटेशन भी हमने ये कहा है कि अचानक से किसी भी स्पीसीज में अचानक से कोई नया लक्षण आ जाता है तो वही क्या है अपने आप में एक म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन होता है उसका रीजन क्या है। हम ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम जो होता है, अभी तक हमने जो क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है उसी प्रकार से आपने सेल बारे में पढ़ा होगा। क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, सबको पता है। तो यदि 46 के बजाय यहां पर क्रोमोसोम 47 या 46 क्रोमोसोम हो जाएं तो आप यहां देखोगे कि जो ऑर्गेनिज्म जिसमें ऐसा हुआ है उसमें कुछ बदलाव आ जाएंगे। तो यहां पर क्या पहली बात क्या समझ में आई कि जो क्रोमोसोम के जो नंबर हैं उनमें बदलाव होने पर, उनमें चेंज होने पर क्या होता है, म्यूटेशन होता है। दूसरी बात यहां कर लेते हैं कि मान लो कि म्यूटेशन, ये जो आर्म है इसकी क्रोमोसोम की, ये किसी कारण से यहां से टूट गई है तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो यदि बदल गई है, वो चेंज हो गई है तो भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है। डीएनए, इसमें डीएनए की हम बात करते हैं तो इसके अंदर डीएनए को बाहर लाके खोलेंगे, डबल हेलिक्स होता है ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, समझ रहे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस भी यदि चेंज हो जाती है तो वो किसके लिए जिम्मेदार है, म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार है। बात समझ में आई। क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो यहां से ये जो आर्म थी यहां से टूट गई है किसी कारण से, तो यहां पर जो जीन था वो क्या हो गया, उस जीन की कमी हो गई। दूसरा, इनकी जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो भी यदि बदल रही है तो भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है। अब हम इनको लिख लेते हैं तीनों पॉइंट को। पहला पॉइंट है हमारे पास में चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में बदलाव होना, सीक्वेंस में चेंज आना। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यदि इसमें भी चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं म्यूटेशन के लिए, ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन थ्योरी। देखो बच्चों, म्यूटेशन जो थ्योरी है 1901 में दी गई थी, और जिस वैज्ञानिक ने ये थ्योरी दी थी उनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। और जिस प्लांट के ऊपर इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के लिए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, काम किया था,
उस प्लांट का नाम था ओनोथीरा लेमार्कियाना प्लांट। समझ पा रहे? म्यूटेशन थ्योरी 1901 ह्यूगो डी व्रीज ने ये थ्योरी दी थी। ओनोथीरा लेमार्कियाना प्लांट था। अब हम यहां बात करेंगे कि जो लेमार्कियाना प्लांट है, इस प्लांट पे उन्होंने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया और कैसे उन्होंने बताया कि वास्तव में म्यूटेशन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। देखो, इसको मैं हटा देता हूं इधर से, ये नोट कर लिया होगा आपने। जो लेमार्कियाना प्लांट है उसको हम बना लेते हैं यहां पर कि ये हमारे पास में क्या है, एक लेमार्कियाना प्लांट। देखो, ये जो लेमार्कियाना प्लांट है, उन्होंने यानी कि ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। क्या करवाया बच्चों? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो यहां पर इन्होंने देखा कि दो प्रकार के प्लांट यहां पर क्या हमें प्राप्त हो। कैसे? देखो, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो सेम प्लांट है, जैसे हम जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे कि ये जो प्लांट है इसको लिया जाता है डोमिनेंट टोल, ये वाला जो प्लांट है इसको लिया जाता है रिसेसिव टोल। तो यदि हम दोनों इसी में क्रॉस करवाते हैं तो यहां पर जो इनका संतानें बनेगी वो आएगी हमारे पास में कैपिटल टी ही आएगी। ऐसा ही इसी में होता है, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर? इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो ये क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि F1 जनरेशन का F1 जनरेशन से क्रॉस करवा रहे हैं, वही क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर आप देखना कि जब इन्होंने इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो अधिकांश जो प्लांट थे वो कैसे आए, नॉर्मल, और कुछ प्लांट कैसे आए, एब्नॉर्मल। यहां हम कह सकते हैं कि यहां मेजोरिटी क्या है, नॉर्मल, और सम प्लांट एब्नॉर्मल। क्लियर? अब देखो, उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल प्लांट हैं उनके अलावा जो सम प्लांट एबनॉर्मल थे उनमें वापस से क्या करा दिया बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसमें करवाया है इस बार, जो प्लांट एबनॉर्मल थे, यानी कि पेरेंट जो प्लांट है उससे डिफरेंट थे। तो यहां पर देखो, यहां पर फिर से एक नए प्लांट यहां बन रहे हैं, यानी कि अधिकांश की हम बात करते हैं, मैक्सिमम, तो वो आ जाएगा, हम कह रहे हैं कि मेजोरिटी जो यहां रही, रिसेंबलिंग, यानी कि एक दूसरे के जो समान प्लांट हैं वो क्या रहे, यहां पर ज्यादा रहे। ध्यान रखना कि इसमें जब हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो जो अधिकांश यहाँ प्लांट हम करेंगे, एक्टिव जो प्लांट है वो यहाँ है और 20 यहाँ है। तो एक्टिव जो प्लांट है वो क्या है, इस प्लांट के एबनॉर्मल प्लांट के क्या है, एक जैसे हैं। लेकिन यहां पर कुछ प्लांट समान नहीं। समझ पा रहे हैं? दोबारा देखना, एक प्लांट लिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद में दो प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ प्लांट
अधिकांश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ प्लांट कैसे थे, असामान्य थे, एबनॉर्मल थे, जबकि अधिकांश कैसे थे, नॉर्मल थे। नॉर्मल कैसे, जैसा हमने पेरेंट प्लांट लिया उसके बाद में उसको हमने छोड़ दिया जो नॉर्मल था, लेकिन जो एबनॉर्मल था अब उसी प्लांट में हम क्या करवा रहे हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो जब उसी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो फिर दो प्रकार के प्लांट आ रहे हैं। एक आ रहा है जो क्या है, पेरेंट प्लांट से क्या है, अधिक समानता रखता है, और एक ऐसा है जो समानता नहीं रखता है। अब उन्होंने इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या निष्कर्ष क्या निकाला कि उन्होंने कहा कि जब पहला प्लांट उन्होंने लिया तो वहां पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी आई, 12, कितना है, 14। उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल प्लांट है उसमें तो उतनी ही है, लेकिन एबनॉर्मलिटी यहां पर आई है, तो उन्होंने उसमें क्रोमोसोम की जब संख्या चेक की तो यहां पर आया 16। क्लियर, 12 इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, 16 आ रहा है। उसके बाद में जब उस प्लांट से रिलेटेड जैसा ही वो प्लांट बना जाए कि जो उसके एक समान है, तो उसमें भी कितना है, 16। लेकिन जो उससे दोबारा रिलेटेड जो उसके आज समान नहीं था, जो नॉट डिसेंबलिंग प्लांट हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कितना आ रहा है, 20। ये देखो, तो उन्होंने इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया और म्यूटेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया। तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि देखो सबसे पहले जो प्लांट लिया है उसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 14। जब एबनॉर्मल आया उसी 14 वाले से तो 16 हो गए। 16 वाले से फिर दोबारा सेल फर्टिलाइजेशन करवाया, और फिर जब प्लांट देखा तो एबनॉर्मल फिर से आ रहा है, तो उसमें कितने हैं, 20 हैं। तो हम कहेंगे हर बार क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है। और हमने यहां पर बात करी है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी के जो अभिधारणाएं हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनकी बात करेंगे। इससे पहले आप एक बार नोट कीजिए। जल्दी नोट करो, और जो नोट करने में थोड़ा धीरे चल रहा है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ज्यादा नहीं रुका जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी जो म्यूटेशन थ्योरी की जो अवधारणाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो पिछले कुछ जो वीडियो में थे उनमें आवाज की कुछ प्रॉब्लम थी, अब आगे को दिक्कत नहीं आएगी। यदि पिछले कुछ वीडियो में आपको दिक्कत है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और पूछना ही है। ऐसे नहीं है कि नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लेंगे। अगर यही जो पहले का ही पार्ट समझ में नहीं आया तो आगे वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। देखना यहाँ पर इसकी जो अभिधान है उनकी बात कर लेते हैं। और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मैं जो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ उसको आप पहले ढंग से समझें। ऐसे नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा लिख लिया, लिखने का मैं आपको अलग से टाइम दे रहा हूँ, आप इसको समझे ढंग से।
उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करें और आपको ये पूरी क्लियर हो जाएगी। देखो, म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसे बदलाव हैं जो अचानक से आ रहे हैं, और वो ऐसे बदलाव हैं कहां आ रहे थे? क्रोमोसोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो ये कैसे हैं? वंशागत होने वाले हैं, यानी कि एक बार जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ जिसको हम डीएनए कह रहे हैं, उसमें चेंज बदलाव आ गया है, तो वो बदलाव क्या होगा? वंशागत हो जाएगा, यानी कि पेरेंट से किसमें चला जाएगा? संतानों में चला जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है कि म्यूटेशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। देखो, रॉ मटेरियल को हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो कंक्रीट वगैरह चाहिए होती है, वो क्या उसका रॉ मटेरियल है। और इवोल्यूशन क्या है कि पहले की जो स्पीसीज है उनसे एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, और नई स्पीसीज कब बनेगी? जब उसमें अच्छे, या हम कह सकते हैं कि नए नए लक्षण आएंगे। और नए लक्षण कैसे बनेंगे? जब उस मटेरियल में, जिसमें जेनेटिक मटेरियल में कुछ बदलाव आएंगे, तो बदलाव आएंगे जिससे, और वो बदलाव आगे जाके नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता रहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि म्यूटेशन रॉ मटेरियल को में क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। थर्ड पॉइंट देखना, जो म्यूटेशन है, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है एक बार। देखो, म्यूटेशन इज रैंडम एंड डिसकंटिन्यूअस। डार्विन की जब हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, उस समय मैंने आपको कहा था कि डिसकंटिन्यूअस वगैरह की बात डार्विन ने नहीं करी, लेकिन यहां पर जो डिवरीज हैं उन्होंने ये बताया है कि म्यूटेशन जो होता है वो रैंडम होता है। ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्थान पे होगा, रैंडम होता है, कहीं भी हो सकता है। और डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसे नहीं कि क्रम वाइज चलेगा। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार न होके अचानक से, और कभी कभी भी, ये कभी कभी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रैंडम होता है और म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस है। ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन के लिए क्या सही है? तो रैंडम एंड डिसकंटिन्यूअस। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो म्यूटेशन कैन बी पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव को ऐसे समझ सकते हैं कि एक शीत ऋतु में रहने वाला कोई भी जानवर है, उस जानवर में कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया कि वो उसे शीत ऋतु से, उस ठंड से बचाता है, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया। उस जानवर के लिए वो सर्दी से मरने की उसकी संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो जब उसको किसी ऑर्गेनिज्म को म्यूटेशन यदि फायदा कर रहा है तो वो होता है पॉजिटिव। दूसरी भी हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक केट ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसकी बॉडी पर बिल्कुल भी हेयर नहीं है, हेयरलेस केट। तो आप देखो कि यदि किसी केट के बॉडी पर बाल ही नहीं है तो क्या वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो यदि किसी ऑर्गेनिज्म को म्यूटेशन से नुकसान होता है तो वो उसके लिए क्या है? नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव को आप अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल, मतलब ना तो कोई प्रॉफिट कर रहा है ना ही कोई लॉस कर रहा है। अब यहां पर देखो, नेगेटिव वाला जो है, इसको आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, इसको लीथल जीन भी कहते हैं। और जहां नेगेटिव लीथल जीन आता है वो उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा हीमोफीलिया में वगैरह में होता है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव म्यूटेशन। अभी मैंने कहा है कि पॉजिटिव म्यूटेशन क्या होता है, इसका मतलब आप समझ गए हैं। तो पॉजिटिव म्यूटेशन विल बी सिलेक्टेड। नेगेटिव तो कैसे हो? जब जिसमें नेगेटिव म्यूटेशन आया था वो मर चुका है तो उसकी संतान ही पैदा नहीं होगी। क्लियर? जब इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो संतान पैदा नहीं कर पाएगा, और जब संतान पैदा नहीं होगी तो उसका जीन आगे नहीं जाएगा। इसलिए हम कहेंगे पॉजिटिव म्यूटेशन है, सर्वाइव करेगा, बेटर सर्वाइव करेगा, और बेटर सर्वाइव करेगा तो संतान भी ज्यादा पैदा करेगा, और जब संतान ज्यादा पैदा करेगा तो ये क्या हो जाएगा कि वो म्यूटेशन सिलेक्ट हो गया है। क्लियर? एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसकी हम बात करेंगे वो है नंबर 6 नंबर। देखो, म्यूटेशन की बात इतनी यहां तक हो गई है। अब देखो, म्यूटेशन क्या होता है? लिखा है रैंडम और डिसकंटिन्यूअस। बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। तो इसको हम बोल देते हैं सिंगल स्टेज लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप यानी कि एक ही स्टेप में बहुत बड़ा म्यूटेशन, उसको क्या कहेंगे?
called saltation. Clear? Single step large mutation called saltation. Clear? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड साल्टेशन. साल्टेशन का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान रखना. साल्टेशन का मतलब यह है कि आप ये देखो कि कोई एक स्पीशीज है और उस स्पीशीज में जो आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें एक बड़ा परिवर्तन हो गया, एक बड़ा म्यूटेशन आ गया. तो बड़ा म्यूटेशन आएगा तो वो पहले वाली जनरेशन से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया. और डिफरेंट हो गया तो वो क्या बन गई, न्यू स्पीशीज. और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन ही क्या है यहाँ पे, साल्टेशन. यानी कि यह हम कह सकते हैं कि साल्टेशन एक नई स्पीशीज फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है. तो यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, देखो क्वेश्चन क्या आता है कि सिंगल स्टेप में जो बड़ा म्यूटेशन होता है उसे क्या कहते हैं, और जो नई स्पीशीज बन रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, साल्टेशन है. ये 6 पॉइंट आपको समझ में आए, नोट कीजिए. फिर इसके कुछ फेवर की बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल जिसके बारे में हमें बताते हैं. जल्दी करो, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर बाद में आप नोट करते रहना. इसलिए इधर लिख देता हूँ एक बार वो. इसके फेवर की बात कर लेते हैं. तो पहला एग्जांपल है एनकंसीव. इसमें इतना बड़ा कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके क्या थे, पेड़ छोटे छोटे थे, एकदम बोनी. ठीक है ना, ये जो भेड़ है वो क्या है, बोनी भेड़ है. इसके आगे वाले जो पेड़ है, जो पेड़ है इसके वो क्या है, बहुत छोटे हैं. अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, हेयरलेस कैट. और तीसरी है हॉर्नलेस कैटल. कुछ ऐसे कैटल भी बने हैं जिनमें हॉर्न सींग नहीं है, यानी कि हॉर्नलेस कैटल भी इसका एग्जांपल है. अब वो सरवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस वो बात की बात है, लेकिन ये एग्जांपल सारे किसके हैं, म्यूटेशन के हैं. यानी कि म्यूटेशन के फेवर में जो एग्जांपल जा रहे हैं वो 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं. अब आप इसको नोट कर लीजिए, जिसने नोट नहीं किया है. उसके बाद हम आगे बात करते हैं. हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया. चलो आगे बात करते हैं. अपना जो
बेसिक पॉइंट है वो है स्पेसिएशन। इस पे हेडिंग लगाओ। इसलिए देखो स्पेसिएशन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये आपको याद रखना है कि स्पेसिएशन किसे कहते हैं? एक नई जाति का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिएशन कहेंगे। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ स्पीसीज को लेके कि स्पीसीज कहते किसे हैं। वैसे हमने इसके बारे में बात कर रखी है कि स्पीसीज, आप जब जानते हो कि स्पीसीज किसे कहेंगे, पर्टिकुलर स्पीसीज क्या होती है, तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से बात करेंगे कि स्पीसीज क्या होती है। तो देखो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन स्पीसीज, हॉर्स, हॉर्स की स्पीसीज, कैटल, और यहां हम कह सकते हैं कैट की स्पीसीज। देखो ह्यूमन स्पीसीज, हॉर्स की स्पीसीज, कैटल की स्पीसीज और कैट की स्पीसीज, यहां पर इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है वो हमें याद रखना है, और वही हमारी इस स्पीसीज की डेफिनेशन का एक बेस तैयार करेगा। तो देखो ह्यूमन की स्पीसीज जो होती है वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती है, मेटिंग कर सकती है और संतान पैदा कर सकती है। क्लियर? हॉर्स जो है तो हॉर्स आपस में मेटिंग करते हैं, नई संतान पैदा करते हैं, कैटल भी ऐसा ही करते हैं, कैट भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन ह्यूमन और हॉर्स जो है उसके एग और स्पर्म फ्यूज नहीं हो सकते, जाइगोट नहीं बन सकता, एम्ब्रियो नहीं बन सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन करके एक नई ऑर्गेनिज्म या नया जीव, नई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज के क्या है? मेंबर हैं। अब देखो एक स्पीसीज की डेफिनेशन यदि हम लिखें तो हम यहां कह लिख देते हैं एक बार, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज की हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ग्रुप ऑफ स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। यदि हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? देखो सीधी सी बात यह है कि स्पीसीज हम किसे कहेंगे कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मेटिंग नहीं कर सकता और संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म दो स्पीसीज के हैं या अलग अलग स्पीसीज के। जैसे हम कहें कि ए और बी हमने लिया है, ए जो है वो बी से क्या कर रहा है? मेटिंग कर रहा है और संतान पैदा कर रहा है, तो ये दोनों एक ही स्पीसीज के हो जाएंगे। लेकिन यदि ए और बी में मेटिंग नहीं हो रही है, संतान पैदा नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दो अलग अलग स्पीसीज के हो जाएंगे। तो हमने कहा स्पीसीज की डेफिनेशन क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि रिप्रोडक्शन के बेस पे वो क्या है? अलग अलग है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? एक ही स्पीसीज के क्या कहेंगे? मेंबर कहलाएंगे। तो स्पीसीज की बात यहाँ आपको क्लियर है, एक बार इसको नोट कर लो। नोट करो इसको।
आगे बात करते हैं हम स्पीसीज के लिए। हमने कहा है कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड जो ऑर्गेनिज्म हैं वो स्पीसीज में काउंट होते हैं कि अलग अलग स्पीसीज हो जाएगी। जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक बात यहाँ आपको समझनी है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है उसके होने का रीजन क्या है। देखो सबसे पहला पॉइंट है गेमेटिक आइसोलेशन। कैसे, जैसे यदि हम बात करें कि ह्यूमन का जो एग है वो हॉर्स के स्पर्म से फ्यूज नहीं हो सकता। फिजिकली जो उनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो डिफरेंट होती है। कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, या आप कहेंगे जो गैमेट्स हैं तो यहाँ पर इसमें देखो कुछ रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। और यहाँ पर यदि ये ह्यूमन का एग है और यहाँ हॉर्स का जो स्पर्म आएगा तो ये जो रिसेप्टर है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग स्पीसीज का है, ये अलग स्पीसीज का है, और दो अलग अलग स्पीसीज के रिसेप्टर जो हैं वो डिफरेंट है। एक ही स्पीसीज का रिसेप्टर क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? जैसे आप पढ़ते हो लोक की थ्योरी कि एक की जो है वो स्पेशल एक लॉक को ही खोल पाती है, या एक लॉक होता है वो स्पेशल की से ही खुलता है। ऐसा नहीं कि एक लॉक है वो हजारों की के द्वारा ओपन हो रहा है। गेमेटिक आइसोलेशन में समझ पा रहे हो कि कुछ रिसेप्टर होते हैं जो एक और स्पर्म को यानी कि दूसरी स्पीसीज के स्पर्म को उससे फ्यूज होने से रोक देंगे। बिहेवियर आइसोलेशन, देखो बिहेवियर आइसोलेशन का मतलब क्या है कि जैसे कुछ स्पीसीज की यदि हम बात करें कि जो बर्ड्स हैं तो उनमें क्या होता है कि मेटिंग जो टाइम होता है या उनकी जो ब्रीडिंग सीजन होती है उस दौरान मेल या कुछ स्पीसीज में फीमेल इस प्रकार से ऐसी वॉइस निकालते हैं जिससे उसी स्पीसीज के मेल फीमेल पहचानते हैं और वो एक मेटिंग का संकेत समझते हैं। समझ पा रहे हैं? बिहेवियर है इनका ये। कुछ ऐसे हैं जो फिरामोन सेक्रेट करते हैं। अब एक स्पीसीज का फिरामोन दूसरी स्पीसीज का मेल या फीमेल उसको पहचान नहीं पाते। क्लियर? समझ पा रहे हैं? बिहेवियर में आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि उनकी वो किस प्रकार से मेटिंग के दौरान या अपने जो पार्टनर है उससे मेटिंग करने के लिए कुछ ऐसे विशेष प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, या विशेष प्रकार के वो जैसे कोई डांस कर रहा है, जैसे मोर डांस करता है, कोई विशेष अपनी जो वॉइस है वो वॉइस निकाल रहा है, कुछ फिरामोन से क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये पार्टनर मेटिंग के लिए तैयार है। तो वो क्या होता है कि ये फिरामोन या जो वॉइस पहचानने वाली जो प्रोसेस होती है वो एक स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म एक उसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की वॉइस को उनको पहचान पाता है, अलग अलग स्पीसीज वाले नहीं पहचान पाते हैं। ये हो गया। उसके बाद में है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। देखो इसको पढ़ने के लिए हम इन दोनों को एक बार ये कह लेते हैं कि हाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कि हो गया। कई स्पीसीज ऐसे होती हैं वो लगभग सिमिलर होती है तो उनमें ऐसा हो जाता है। तो देखो गेमेटिक आइसोलेशन है उसको हमने ठा दिया कि मान लो कि ये जो स्पर्म और ओवम है उन्होंने फ्यूज किया और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये वाला भी ठीक है, कोई बात नहीं, जाइगोट बन गया। लेकिन हाइब्रिड ब्रेकडाउन का मतलब यहां पर क्या है, आपने सुना होगा जो म्यूल है, खच्चर जो है, म्यूल किससे बनता है? म्यूल जो है हॉर्स और डोंकी जो है उनमें मेटिंग करवाने से म्यूल का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखो ये म्यूल जो है ये आपको पता है कि ये स्टेराइल होता है। हाइब्रिड वाला जो हॉर्स है उसकी स्पीसीज अलग है, डंकी जो है उसकी स्पीसीज अलग है, तो दोनों की स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन दोनों कंडीशन जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो भी बन गया है। लेकिन यहाँ पर जो म्यूल बना है वो क्या है, स्टेराइल है, बंदे है, यानी कि वो अपनी अब ये जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, संतान पैदा करने की क्षमता उसमें नहीं होती है। तो ये बात समझ में आई कि हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या होता है। दूसरा यदि हम बात करें, मान लो जाइगोट बन गया, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें जाइगोट बन जाता है और जाइगोट बनने के बाद में उनमें क्या होता है कि वो जाइगोट उस समय उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता और अबॉर्शन हो जाता है। क्लियर? या उससे एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट बन गया है तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो यानी इंप्लांट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। देखो ये जो जाइगोट बना है
इनविएबल यानी कि एम्ब्रियो की जो क्या हो रही है, डेथ हो रही है। जाइगोट तो बन गया है, लेकिन जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो जो बन रहा है उस एम्ब्रियो की क्या होगी, डेथ होगी। दूसरा हम कैसे कर देते हैं कि यदि ये बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो एम्ब्रियो बनने के बाद में क्या होगा, जो हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि दो स्पीसीज में यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो हाइब्रिड ही बनता है, तो हम कह देंगे ये जो हाइब्रिड है वो कैसा होगा, स्टेराइल। क्या रहेगा बच्चों, हाइब्रिड स्टेराइल रहेगा। और स्टेराइल का मतलब आप समझते हो कि वो जो गेमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर, नोट कीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं स्पेसिएशन जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखो, ये दो प्रकार का होता है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन और एक होता है सिंपेट्रिक। सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। सिंपेट्रिक स्पेसिएशन, देखो एलोपेट्रिक और सिंपेट्रिक में आपको केवल इनके नाम में इनका डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखो, एलो जो होता है, एलो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग, इसका मतलब होता है सेम। क्लियर, स्पेसिएशन है जो दो प्रकार से हो रहा है, एलोपेट्रिक और सिंपेट्रिक। अब यहां पर देखो, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कैसे होता है और सिंपेट्रिक स्पेसिएशन कैसे होता है, इसकी हम यहां बात करते हैं। देखो, स्पेसिएशन का जो यानी कि जो नई स्पीसीज बन रही है वो स्पीसीज दो प्रकार से बन सकती है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मानो कि ये कोई एक एरिया है और इस एरिया में 100 मेंबर रह रहे हैं, उनमें से 50 मेंबर यहां क्या है, माउंटेन है, और ये 50 मेंबर इधर से इस माउंटेन के कहां चले गए, इस तरफ चले गए। समझ पा रहे हो? अब इस तरफ ये चले गए हैं, तो अब यहाँ आने के बाद में इनको यहाँ पर रहने के लिए आवास, भोजन वगैरह पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, और ये इधर वापस आना नहीं चाहते हैं, तो 100 साल, हजारों साल बाद में क्या होगा कि इन दोनों में ये दोनों अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कैसे होता है, बीच में फिजिकल बैरियर आने से एक स्पीसीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और वो काफी सालों बाद में क्या बन जाती है कि नई स्पीसीज बन जाती है। समझ में आई बात? एलोपेट्रिक का मतलब ये होता है कि फिजिकल बैरियर आने के कारण, ठीक है ना, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू फिजिकल बैरियर। क्लियर? सिंपेट्रिक की बात करते हैं। देखो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको नाम याद नहीं रखना है, केवल इसका तरीका आपको ध्यान में होना चाहिए कि जैसे मान लो कि एक पेड़ है और एक पेड़ ये है, ठीक है, दोनों में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और बीच में भी ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जैसे जिसको हम फिजिकल बैरियर कह सके। कुछ ऐसे बर्ड हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो इस पे रहते हैं, अब इनमें से कुछ यहां चले गए, अब वो इस पेड़ में, जो ये पेड़ अलग स्पीसीज का है, ये अलग है, इसके फल जो है वो मीठे हैं, इसके थोड़े कम मीठे हैं,
ये यहाँ गए तो इनको ज्यादा मीठा पसंद है, इनको कम मीठा पसंद है, कैसे भी हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ रहेंगे, ये इसके पास नहीं आएंगे और आपस में मैटिंग भी नहीं करेंगे। नई जो क्या करें कि आपस में मैटिंग करके ये दोनों नहीं करेंगे, ये वाले आपस में करेंगे, ये वाले आपस में करेंगे। मतलब दोनों पेड़ क्या हो गए, एक यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों है तो पास पास में, लेकिन न तो ये कीट यहाँ आ रहा है और नई कीट ये यहाँ जा रहा है, तो ये अपना दो ग्रुप बन गए। और काफी सालों बाद में हम देखेंगे कि ये वाली स्पीसीज अलग हो गई है और ये वाली एक अलग हो गई, मतलब दो स्पीसीज बन गई। अब ये दोनों आपस में मीटिंग नहीं कर सकती। यहाँ कोई फिजिकल बैरियर नहीं, और जब फिजिकल बैरियर नहीं होता है, कोई डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, सिम्पेट्रिक स्पीसीज। दोनों एग्जाम्पल समझ में आए। अब इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू फिजिकल बैरियर। पहली बात समझ में है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू फिजिकल बैरियर, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसके द्वारा आया है, फिजिकल बैरियर के द्वारा आया है। या इसमें हम क्या कहेंगे कि फिजिकल बैरियर नहीं है, इतना ही याद रखना आपको। फिर भी इसके लिए लिख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट एनी फिजिकल बैरियर एंड डिस्टेंस। समझ में, यानी कि इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया है, लेकिन यहां कोई भी फिजिकल बैरियर और डिस्टेंस नहीं है। अभी मैंने दो पेड़ वाला एग्जांपल आपको बताया, उसको आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे यदि स्पीसीज बन रही है तो उसको हम बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पीसीज। एक यहां पर हम कह रहे हैं कि जो माउंटेन आ गया, कोई रिवर आ गई, कुछ भी फिजिकल बैरियर यहां पर आ रहा है, तो उससे यदि स्पीसीज, यानी एक स्पीसीज दो पार्ट में डिवाइड होती है और हजारों सालों बाद में एक नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलोपेट्रिक स्पीसीज बोलेंगे। समझ में आया, नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन आप बता दो इसके साथ ही मेरे को, उसके बाद में ये अपना टॉपिक फिनिश है। गैलोपेगस वाली बात आपने पढ़ी, ये वो आइलैंड, गैलोपेगस आइलैंड। यहां मैंने आपको ये कहा था कि ये जो फिंच है, सीड ईटिंग फिंच, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, इसलिए आपको ये याद है। सीड ईटिंग फिंच, इनमें से कुछ ऐसी फिंच थी जो कैक्टस खा रही है, कैक्टस ईटिंग फिंच। अब आपको ये बताना है कि ये पहले एक ही स्पीसीज थी, बात हुई है बनी, इस स्पीसीज से ये नई स्पीसीज बन गई उसी आइलैंड। तो ये कौन से स्पीसीज का एग्जाम्पल है, एलोपेट्रिक या फिर सिम्पेट्रिक? सोचो देखो किसका हो सकता है, लगाओ दिमाग। पूरा पढ़ रखा है मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था इसको, किस प्रकार से नई स्पीसीज बनी है, फिजिकल वेरिएंट से क्या बन रहा है, फिजिकल वेरिएंट होता है तब क्या बनता है, या विदाउट एनी फिजिकल वेरिएंट और डिस्टेंस से हो रहा है तो वो किस प्रकार से स्पीसीज बनेगी, इसमें बताओगे, बोलो। तो अधिकांश बच्चे कह रहे हैं सिम्पेट्रिक, एलोपेट्रिक।
देखो ये एग्जाम्पल है एलोपेट्रिक स्पीसीज। यहां डिस्टेंस मेंटेन हुई है और देखो यहां बीच में कोई माउंटेन रिवर तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस यहां आई है और डिस्टेंस के कारण इसका एग्जांपल हो जाएगा एलोपेट्रिक स्पीसीज में हो जाएगा, क्योंकि यदि ये पास नहीं रहती, ये स्पीसीज क्या कर रही है, कैक्टस खा रही है और ये क्या कर रही है, सीड खा रही है। यदि ये दोनों पास में होती, यानी कि ये भी सीड खाती ये भी सीड खाती, लेकिन ये कैक्टस और ये बीच में डिस्टेंस बन गई ना, बैरियर नहीं आया है लेकिन डिस्टेंस तो मेंटेन हुआ है और उसी के कारण इसका एग्जांपल जा रहा है एलोपेट्रिक स्पीसीज का एग्जांपल जा रहा है। नोट कीजिए इसको, ये अपना म्यूटेशन और स्पीसीज का जो तो पॉइंट है ये कंप्लीट हो गया है। क्लियर, ढंग से इसको नोट कर लो और यदि कोई चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना।